नमस्कार। न्यूज़ ट्रैक के ज़ीरो आवर शो में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश सरकार के एक बड़े फैसले पर। सरकार ने फैसला किया है कि उत्तर प्रदेश के सभी शहरों में मुख्य मार्गों पर इमारतों को एक विशेष रंग से रंगा जाएगा। वो रंग कौन-सा होगा ये अभी तय नहीं है, लेकिन ये कहा गया है सरकार की ओर से कि इमारतों पर जो रंग होगा वो शहर की एकरूपता को प्रदर्शित करेगा और रंग स्थानीय प्रशासन, स्थानीय प्राधिकरण तय करेगा। ये आगे की योजना है, लेकिन इस पर चर्चा करने के लिए हम आज चर्चा इस पर शुरू कर रहे हैं कि रंगों की राजनीति क्या है? क्या रंगों का राजनीति से कोई वास्ता है? क्योंकि उत्तर प्रदेश में इसी तरीके के उदाहरण देखने को मिले हैं कि जब जिस दल की सरकार आती है, वो अपने दल के झंडे से जुड़ा हुआ रंग सरकारी इमारतों से लेकर के सरकारी बसों तक हर जगह चढ़ा देती है। तो रंगों की राजनीति क्या है और रंगों की राजनीति से फ़ायदा क्या है और उत्तर प्रदेश की योगी सरकार क्यों इमारतों को रंगना चाहती है? इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता ओंकार नाथ सिंह जी हैं। वो वरिष्ठ कांग्रेसी हैं। लंबे समय से कांग्रेस की राजनीति करते आ रहे हैं, उनका एक बड़ा अनुभव है। वो राजनीति को उत्तर प्रदेश के नज़दीक से देखते आ रहे हैं, तो वो बताएँगे कि किस तरीके की राजनीति हो रही है और क्या वास्तव में रंगों से राजनीति में कुछ पाया जा सकता है। दूसरी तरफ हमारे साथ न्यूज़ ट्रैक के संपादक राजकुमार सिंह जी हैं। वरिष्ठ पत्रकार हैं, कई अखबारों में संपादक रहे हैं। उनके साथ हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएँगे कि वो इस सब को किस तरीके से देखते हैं कि जो राजनीतिक दल रंगों की राजनीति कर रहे हैं, वो जनता के कितना हित में है। तो इस चर्चा को शुरू करते हुए हम सबसे पहले आपको एक वीडियो दिखाना चाहते हैं, जो हमने तैयार कराया है कि उत्तर प्रदेश में किस तरीके से रंगों की राजनीति सरकारें करती रही हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में 2011 में हज़रतगंज को एक कलर थीम में रंगा गया था। उसको एक नए रूप दिया गया था और ये कहा गया था कि इससे हज़रतगंज की सुंदरता में बढ़ावा होगा। सुंदरता के बढ़ावा का ये जो कारण था, इससे हज़रतगंज कितना सुंदर हुआ, एकरूपता का क्या फ़ायदा हुआ, ये तो हम सब लोगों ने देखा है, आप भी इस वीडियो में देख सकते हैं। लेकिन सरकारों का ये रंग उत्तर प्रदेश सरकार के रोडवेज बसों पर सबसे ज़्यादा दिखाई दिया है। वो भी हमने इस वीडियो में दिखाने की कोशिश की है। एक बार आप पहले इसे देख लें, फिर हम चर्चा को आगे बढ़ाएँगे। जी, सबसे पहले शुरुआत करते हैं कांग्रेस के प्रवक्ता ओंकार नाथ जी से। ओंकार जी, आपने भी देखा, हमने भी देखा, अगर बिल्डिंग को कोई एक रूप दिया जाए, एक रंग दिया जाए और वो उस पर कोई राजनीति का रंग ना हो, तो हज़रतगंज जैसा सुंदर दिख रहा है, वो सुंदरता अच्छी लगती है। लेकिन जब बसों पर रंगों की राजनीति होती है, बस अपने-अपने राजनीतिक दलों के झंडे में रंगी हुई नज़र आती हैं, तो फिर वो थोड़ा-सा शायद लोगों को उतना अच्छा नहीं लगेगा, हालाँकि एक वर्ग इससे संतुष्ट होता है। आप कांग्रेस के तौर पर, कांग्रेस के नेता के तौर पर इसको कैसे देखते हैं? ये शुरुआत आप लोगों के राजनीति में कहाँ से हुई? क्या इससे राजनीतिक वोट बैंक बढ़ता है? देखिए, सौंदर्यीकरण को कोई बुरा नहीं मानता है और अगर कोई निश्चल भाव से शहर को अच्छा करने के लिए कोई चीज इंट्रोड्यूस करना चाहता है तो उसका स्वागत किया जाता है। इसकी सबसे पहले शुरुआत जो थी वो इमरजेंसी में संजय गांधी जी ने कराई थी जी। और उसमें पूरे शहर को पिंक कलर से रंगवाया गया था। पूरे देश भर के अंदर उन्होंने ये किया था और अलग वो पूरे कलर किए थे और उसमें सरकार ने ही उसको जो है कार्यक्रम को किया।
लेकिन उसके साथ में सफाई की व्यवस्था होनी चाहिए, सारी चीजों की व्यवस्था होनी चाहिए। उसमें कोई ऐसा कलर नहीं था जिससे ये महसूस हो कि ये हमारी पार्टी का कलर है या हमारी पार्टी का चुनाव प्रचार प्रसार हो रहा है। उस टाइप की कोई ऐसी व्यवस्था नहीं। और संजय गांधी जी ने 2-3 काम बहुत अच्छे किए। एक तो फैमिली प्लानिंग का जो उन्होंने काम नसबंदी का स्टार्ट कराया था, जी, बड़ा ही इम्पोर्टेंट था। अगर वो कायदे से सरकारी अधिकारी उसको क्रियान्वित करते तो मैं समझता हूं आज जो जनसंख्या की प्रबल समस्या है उसका बहुत कुछ सलूशन हो जाता। और उसको चूंकि अधिकारी लोग यहाँ नहीं कर पाए उत्तर भारत में, और उसका बुरा असर पड़ा, और उससे फिर बाकी सरकारें इतनी घबरा गई कि किसी ने इस पर ध्यान नहीं दिया और वो ऐसे ही चलता रहा। दूसरी चीज, उन्होंने पर्यावरण पर भी बहुत काम करवाने की कोशिश की। उन्होंने पर्यावरण के लिए भी बहुत ही मेहनत करने की काम की। तो अगर ये इस तरह से कर रहे हैं, जो आप बता रहे थे 10-11 का दिखा रहे थे हजरतगंज का, वास्तव में हजरतगंज बहुत अच्छा लग रहा था। और जो हजरतगंज में स्पेस बनाया और जो उन्होंने जगह दी वो एक काबिले तारीफ थी, उसकी तारीफ की जानी चाहिए। लेकिन अगर आप मान लीजिए उसी में अपना एक कलर थोपने लगे, आप ये दिखाने लगे कि हम इसको एक प्रचार प्रसार का माध्यम बना रहे हैं, तो वो एक निंदनीय विषय होगा। दूसरे, ये समय ऐसा नहीं। आपने बताया कि उनसे ही पैसा लिया जाएगा जो कलर के लिए कहा जाएगा। एक तो जब अगर प्राइवेट लोग काम करवाएंगे तो कलर में फर्क पड़ जाएगा। दूसरे, आज कोरोना महामारी से हर व्यक्ति की हालत बहुत खराब है और उसमें एक खर्च आप जबरदस्ती उनके ऊपर थोप दे, ये उचित नहीं। ये करते आप जब सब कुछ नॉर्मल होता। इसके करने में कोई गुरेज नहीं है। शहर सुंदर लगे, साफ सुथरा लगे, अच्छी बात है। लेकिन समय के हिसाब से चीजें अच्छी होती हैं। आज आवश्यकता है वैक्सीनेशन की, और वैक्सीनेशन पर सरकार को पूरा ध्यान देना चाहिए। कहीं भी अगर कोई धन व्यय हो रहा हो, कोई ऐसी बात हो रही हो, तो उसको लगा के सारा पैसा आप पहले इस पे लगा के कम से कम 1 करोड़ लोगों को प्रतिदिन वैक्सीनेट करने का टारगेट रखिए। तब आप तीसरी महामारी जिसकी संभावना की जा रही है उससे आप मुकाबला कर पाएंगे, वरना फिर भयावह स्थिति होगी। और देखिए, इसमें बच्चों को कोई टीका नहीं लग रहा है, और जो बच्चों को टीका नहीं लग रहा है तो उनकी जिंदगी ज्यादा खतरे में है। इसलिए हमको बहुत संभाल के काम करने की आवश्यकता है। आज जब मजदूर जाएंगे, घरों पे काम करेंगे, इन्फेक्शन बढ़ेगा ही ना, घटेगा नहीं। तो लिहाजा इन सब चीजों से सरकार को सतर्क रहने की आवश्यकता है। अब कोई भी योजना हो, जब तक हम इस महामारी पर पूरा कंट्रोल न कर लें, मुझे नहीं लगता कि अभी जनता के ऊपर कोई अतिरिक्त खर्च डालिए। जहां आप 6 महीने का उनको फ्री राशन दे रहे हैं, 80 करोड़ लोगों को आप फ्री राशन दे रहे हैं, उनसे आप उम्मीद करते हैं कि वो इस समय पुताई का काम कर पाएंगे? जी, संभव जी। नहीं है। ठीक है, लेकिन ये बात अब यहाँ आ रही है, राजकुमार सर आप इस पर आगे इसको बढ़ाएँ। ये बताएँ कि जैसा आप ये कह रहे हैं कि ये समय सही नहीं है, सरकार का काम तो ठीक है, योजना सही है, शहर को रंगा जाना चाहिए, शहर में एकरूपता होनी चाहिए, शहर को सुंदर दिखना चाहिए, लेकिन समय सही नहीं है। समय क्यों नहीं सही है? अगर सरकार कोई अच्छा काम करना चाह रही है तो उसमें समय सही क्या, कोई मुहूर्त देख कर के तो आया नहीं जाएगा। सरकार ने सोचा एक अच्छा काम करने जा रही है तो अब ये तो क्या इसमें ये राजनीतिक बयान है कि समय सही नहीं है, समय तो कभी भी हो सकता है, अच्छे काम के लिए क्या सोचना? नहीं, आप एक बात देख लीजिए, माफ कीजिएगा राजकुमार जी, मैं बीच में इंटरप्ट कर रहा हूँ। स्कूल की फीस तक देने के लिए अभिभावक के पास पैसा नहीं है, और वो सरकार से बराबर ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि इस फीस में कोई आप इंटरफियर कीजिए, कुछ काम कीजिए। तो जहां आदमी के पास खर्च नहीं है, आधे ज्यादा लोगों की नौकरी चली गई है। आप सोचिए, करोड़ों आदमी जो है इस समय बिना नौकरी के है, कहां से वो अपने घर की पुताई करवा पाए? आप इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिए। आगे आप बोलिए राजकुमार। ठीक है। जी सर। अखिलेश जी, जो सवाल आपने किया और ओंकार नाथ जी ने अभी खुद भी उसका जवाब दिया, तो मैं थोड़ा सा रंगों पे पहले आना चाह रहा हूँ। जो बात हो रही, जो डिबेट का विषय है कि रंगों की राजनीति क्या है, और ये कहीं रंगों की राजनीति तो नहीं उत्तर प्रदेश सरकार जो करने जा रही है। तो रंग हमेशा से व्यक्ति के जीवन में, समाज में या देश में, आज से नहीं कई बरस पहले से रंग सबसे आसान होते हैं प्रतीक बनाने के लिए। जी, आप जी। देखिए, युद्ध में अलग अलग तरह के रंगों के झंडे होते थे। धार्मिक कर्म कांड के लिए भी अलग अलग तरह के रंगों के झंडे और प्रतीक होते थे। ठीक उसी तरह से राजनीति भी एक बहुत ही
बृहद और बहुत ही जुड़ा हुआ विषय है इंसान के जीवन से। तो राजनीति में भी सबसे पहले जब झंडे बनाए गए तो हर दल ने अपने हिसाब से झंडे बनाए। कांग्रेस का तिरंगा था। आज़ादी के समय आप देखिए कितना एक पवित्र और कितना एक ओजस्वी और साहस से भरा रंग था तिरंगा का। तिरंगा लेते हुए लोग डंडे खाते थे ब्रिटिश हुकूमत के, और उस वक्त कितने कष्ट सहे लेकिन तिरंगा नहीं छोड़ते थे। तो ये भी एक कलर पॉलिटिक्स आप कह सकते हैं, रंगों का एक इस्तेमाल था, बहुत पॉजिटिव। उसके बाद आप वामपंथ को देखिए तो उनका लाल रंग का झंडा है, तो वो एक अलग चीज दर्शाता है। कई जगह जो कम्युनिस्ट जो मूवमेंट हुए, जो क्रांतियां हुई, उसमें रक्त बहुत बहा, तो वो उससे भी जोड़ के देखा जाता है। तो इसी तरह से अगर हम उत्तर प्रदेश पर अब आ जाएं, बीच में बहुत बड़ी विषय हो जाए, बहुत बड़ा इस पर डिबेट हो जाएगा, लेकिन अगर हम उत्तर प्रदेश पर फोकस कर लें इसको, तो हाल फिलहाल में हम देखें तो सबसे पहले इसकी शुरुआत जो बड़े पैमाने पर हुई वो बीएसपी की सरकार जब बनती थी तो नीला रंग बहुत छा जाता था। मुझे अभी तक ध्यान है, ये जो राज्य संपत्ति विभाग के जो गेस्ट हाउसेस होते थे, इनका बोर्ड भी नीले में रख दिया गया। तो अचानक निगाह पड़ी कि नीले रंग के कैसे बोर्ड हो गए। अमूमन नीले रंग में नहीं लिखे जाते हैं, तरह तरह के ब्लैक और व्हाइट ज्यादा इस्तेमाल होते हैं, फिर दूसरे कलर इस्तेमाल होते हैं। तो जब बीएसपी की सरकार आई, चूंकि बीएसपी बहुजन समाज पार्टी का जो मूवमेंट था, जो कांशीराम जी से जिनने शुरू किया, और मायावती जी जब मुख्यमंत्री बनी तो उन्हें बड़े पैमाने पर दिखाना था कि एक रिवोल्यूशनरी चीज है ये, एक बिल्कुल जो पिछड़े और दलित हैं उनका एक जज्बा है। तो उन्होंने बड़े पैमाने पर नीले रंग को अपना सब जगह छा गए, वो नीले रंग को लेकर आप देखें बसों से लेकर। और मुझे तो लगता है अभी जो पिछले बार जब मायावती जी थी मुख्यमंत्री तो ट्रैफिक पुलिस की वर्दी भी नीली कर दी थी उन्होंने, जहां तक मुझे याद है। तो ये बसों का रंग नीला कर दिया गया था जी, तो पूरा नीला फिर उन्होंने किया। हालांकि हजरतगंज को मैं इसके लिए धन्यवाद देना चाहता हूं कि हजरतगंज को भी बीएसपी की सरकार में 2011 में मायावती जी के मुख्यमंत्रित्व काल में बदला गया था, लेकिन वो बहुत ही अच्छा कलर था। और जो उत्तर लखनऊ के एक हेरिटेज को ध्यान में रखते हुए, और उसमें एक ब्लैक कलर के जो साइन बोर्ड लगाए गए थे और बाकी दूसरे रंग का कलर था बिल्डिंग्स पे, तो वो कुछ आर्किटेक्ट्स ने बड़े अच्छे से बनाया था। तो ये है कि आप पॉलिटिक्स को अलग नहीं कर सकते। उसका समाजवादी पार्टी सरकार आई, आपने दिखाया उन्होंने लोहिया बसें चलाई तो हरे और लाल रंग में कर दी। ज्यादातर वही राज संपत्ति विभाग के जितने दफ्तर थे, राज संपत्ति विभाग की समस्त बिल्डिंग्स पे आप देखिए रेड और हरे रंग में लिख दिया गया। हालांकि बीजेपी सरकार आई उस वक्त मुझे ध्यान आ रहा 2017 में ये बात चली थी कि शायद भगवा कलर में या इस तरह केसरिया कलर में रंगे जाएंगे। कुछ विरोध भी शुरू हो गया था, लेकिन उस तरह से उन्होंने नहीं किया। मुझे लगता है राष्ट्रीय दलों में थोड़ा सा ये है कि थोड़ा नहीं, लेकिन सर उन्होंने किया, उन्होंने रोडवेज बसों के साथ किया और लखनऊ में पार्कों का रंग उन्होंने किया। अब आते हैं ये जो विषय है कि सरकार उत्तर प्रदेश में चुनाव होने वाले 6 महीने में, चुनाव से ठीक पहले ही सरकार क्यों करना चाह रही है अचानक से, जैसे कि सवाल उठाया सिंह साहब ने, वो भी बड़ा वाजिब है कि इस वक्त कोविड से लोग जूझ रहे हैं। अब वो घर की पुताई अपनी कराएंगे, उनके पास पैसे भी नहीं, और दूसरे इसमें मैन पावर भी लगता है, इसके लिए बाहर भी निकलना पड़ता है, 50 इंतजाम करने पड़ते हैं अपने घर के लिए। तो क्या वो सही वक्त है ये? तो मुझे लगता है कुछ सरकार चूंकि चुनाव से पहले करा रही है तो इसमें उसकी पॉलिटिक्स से भी इनकार नहीं कर सकते। और खासतौर से उनका पसंदीदा रंग जो है वो भगवा या केसरिया आप कहें, तो अब हमें ये देखना पड़ेगा कि ऐसे कौन से जिले हैं, खासतौर से जो धार्मिक महत्व के जिले हैं जिन पर बहुत फोकस रहता है भारतीय जनता पार्टी सरकार का, अयोध्या है, मथुरा है, काशी है, ये 3 तो है। इसके अलावा भी जैसे लखनऊ राजधानी है, बड़े शहर प्रयागराज है, तो वहाँ किस तरह के रंग चुनते हैं। अगर वहां पर रंग चुने जाएंगे, और यकीन मानिए वो चाहे जो भी चुने जाए, भले ही वो एक सौंदर्य के हिसाब से भी चुने जाए, लेकिन उसमें राजनीति अगर पहले तो होगी या नहीं होगी ये देखना, लेकिन फिर भी विपक्ष के लोग उस पर सवाल जरूर खड़े करेंगे, क्योंकि रंगों को लेकर ये राजनीति बहुत पुरानी है और ये होती रही है। तो मुझे अभी लगता है आने वाले दिनों में जैसे ये कलर डिसाइड होंगे, रंग डिसाइड होंगे, तो उस तरह से ये राजनीति और भी जोर पकड़ेगी। जी, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और इसमें मैं एक जानकारी आपको दूं कि जो सरकार ने योजना बनाई है उसके तहत तो उन्होंने तय किया है कि 6 महीने का मौका दिया जाएगा लोगों को अपनी बिल्डिंग का कलर बदलने के लिए, और उन्हें अपने बिल्डिंग का फ्रंट हिस्सा वो एक जो तय कलर होगा, कलर स्कीम होगी, उसी के अनुसार उन्हें करना होगा। लेकिन बात ये सही है कि इस समय अगर सरकार ये करने जा रही है, और चूंकि उत्तर प्रदेश की सरकार पहले भी शहरों के नाम बदलने को लेकर चर्चा में रही है, ऐसे में कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि वो अपने राजनीतिक एजेंडे को बढ़ा सकते हैं। जैसा बहुजन समाज पार्टी की सरकार में बसों के रंग को लेकर और समाजवादी पार्टी की सरकार में बसों के रंग में देखने को मिला है। तो लेकिन अब सवाल इसमें एक ये है कि अगर सरकार इस तरीके से कुछ कर रही है तो इससे शहरों का स्वरूप कितना बदलेगा,
शहरों में अगर अभी एक देश में केवल पिंक सिटी के तौर पर जयपुर को जाना जाता है। मैं देख रहा था कि भिंड के जिला पंचायत ने भी एक फैसला किया था इसी तरीके का 5 साल पहले। लेकिन इसके अलावा पूरे देश भर में ये प्रैक्टिस कहीं नहीं रही है कि शहर का कलर एक जैसा हो। अब हम ये कल्पना करना चाहते हैं, ये जानना चाहते हैं सर कि आप बताइए कि अगर पूरे यूपी में सभी शहरों की एक कलर स्कीम होगी, उनकी एक अलग आइडेंटिटी बनेगी, तो क्या ये एक नए तरीके की क्रांति नहीं होगी, नए तरीके का यूपी नहीं होगा? राजकुमार सर। अच्छा, नहीं देखिए, 2 बातें। अगर ये हम डिज़ाइन, आर्किटेक्चर और सौंदर्य की दृष्टि से देखें तो अच्छा लगेगा। इसमें कोई शक नहीं है कि जब आप किसी एक शहर में घुसेंगे तो ये एक उसकी विशिष्टता हो जाएगी, एक आइडेंटिटी हो जाएगी। कोई आपको पिंक दिख सकता है, कोई ग्रीन, कोई रेड, किसी भी कलर में जो भी रंग डिसाइड करेंगे ये लोग, मुझे लगता है किसी वास्तुशास्त्री से ही कंसल्ट करेंगे इसके लिए। और ये लेकिन एक 2 चीज़ों पर मुझे संदेह है कि अब तो चुनाव में ही जबकि 8 महीने बच रहे हैं और आप 6 महीने की डेडलाइन दे रहे हैं, उसके बाद आचार संहिता लग जाएगी। तो सरकार रंग देखेगी कि चुनाव देखेगी अपना, कर्मचारी अधिकारी किधर लगेंगे? तो मुझे अभी ये बहुत व्यवहारिक नहीं लग रहा। पहली चीज़, ये ज़रूर समय पड़ेगा। ये 6 महीने आप यकीन करिए कि अभी और आगे जाएगा, चुनाव के बाद अगले क्या होगा उस पर भी निर्भर करता है। तो ये ठीक है, एक उन्होंने एक बात शुरू कर दी है, लेकिन अभी मुझे इसमें लगता है कि 6 महीने में ये पूरा, क्योंकि बहुत बड़ा प्रदेश है, 75 ज़िले हैं। आप 75 जिलों को 6 महीने में एक रंग में कैसे रंग पाएंगे? मुझे इसमें बहुत संदेह है अभी। दूसरी चीज़, अगर आप मुझसे व्यक्तिगत रूप से पूछें अखिलेश जी, तो मैं इसको बहुत दूसरे रूप में देखता हूँ। मैं किसी भी व्यक्ति के जो उसकी निजी स्वतंत्रता होती है, उसको बहुत लिमिटेड, बहुत मिनिमम बाधित करना चाहिए। अगर किसी का अपना मकान है और उसका मन नहीं है कि मैं एक रंग में रंगूं, तो जैसे ही आप नियम बनाते हैं तो नियम और स्वतंत्रता, लिबर्टी में बहुत पतली रेखा होती है। तो कानून जब बने, जो जिन चीज़ों के, उनमें तो बहुत सारा रिसर्च और बहुत सारे मानदंड ध्यान रखे जाते हैं। लेकिन अगर हम रंगों को, कपड़े पहनने के, घर के रंगों को, भले ही वो सौंदर्य की दृष्टि से बहुत अच्छा हो, मैं फिर कह रहा हूँ, वो बहुत ही अच्छा हो, उम्दा हो, सरकार की मंशा बिल्कुल अच्छी हो, लेकिन व्यक्ति को अपने रंग, कपड़े कैसे पहनने हैं, अपने घर का रंग क्या रखना है, क्या खाना है, उसकी स्वतंत्रता उस पर छोड़नी चाहिए। सरकारें अगर उसका रंग तय करने लगेंगी तो कल शहर के सौंदर्य को दृष्टिगत रखते हुए कुछ और भी चीजें तय कर लेंगे, फिर परसों कुछ और भी चीजें तय कर लेंगे। आपको, हमको बुरा लगता है जब किसी क्लब में रोक दिया जाता है धोती कुर्ता वाले को, तो हम ही लोग कहते हैं क्यों रोक दिया? धोती कुर्ता पहनना तो निजी व्यक्ति का अपना एक, पहनते हैं, साउथ इंडिया में लुंगी भी पहनते हैं। तो इसी तरह की मेरे घर का रंग क्या हो, मैं एज ए जर्नलिस्ट, मेरा मत है कि व्यक्ति के घर का क्या रंग हो वही डिसाइड करना चाहिए, सरकार को उसमें नहीं पड़ना चाहिए। चाहे उसको साफ सफाई में पड़ना चाहिए कि साफ कैसे रहे आपका घर। अगर आप घर के सामने गंदगी करेंगे वो ठीक नहीं है, अपना घर साफ रखिए, सड़क साफ रखिए, मोहल्ला साफ रखिए, लेकिन घर का रंग क्या रखिए ये घर पे ही निर्भर करना चाहिए। बिल्कुल ठीक बात है। ये बिल्कुल आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही है। मुझे भी लगता है कि आपके याद दिलाने के बाद मुझे भी लग रहा है कि वास्तव में एक घर जब कोई आदमी बनाता है तो उसके पीछे उसका बड़ा सपना होता है। वो जीवन का एक बहुत बड़ा सपना होता है जिसे वो साकार करता है। तो वो उसमें ये भी तय करता है कि मेरे घर में पर्दे कैसे होंगे, मेरे घर का रंग कैसा होगा, मेरे घर का डिजाइन कैसा होगा। अखिलेश जी, एक बात और मैं कहना चाहूंगा। बहुत पहले एक किताब पढ़ी थी एल्विन टॉफनर की, 3 की सीरीज थी, मैं नाम भूल रहा हूँ, पावर शिफ्ट और इस तरह से थी। अब जो लेटेस्ट ट्रेंड वर्ल्ड में है वो एक रूपता का ट्रेंड नहीं है, अब जो है डाइवर्सिटी का ट्रेंड आ रहा है। अब फ्लैट्स भी जो बहुत बड़े आर्किटेक्ट्स बना रहे हैं ना, वो कोशिश करते हैं एक फ्लैट दूसरे जैसा ना दिखे, एक मोहल्ला दूसरे जैसा ना दिखे, एक रंग दूसरे जैसा ना दिखे। एक रूपता से आदमी कई बार परेशान हो जाता है, एक ही रंग देख देख के 10 साल, 20 साल, 50 साल तक अगर आप घरों के एक ही रंग देखेंगे तो कुछ समय बाद आपको कोफ्त होने लगेगी। तो इसलिए कोशिश करते हैं कि कैसे डाइवर्सिटी किया जाए, कलर्स लाए जाए। तो मुझे लगता है कि अब इन लोगों ने क्या सोच के कर रहे हैं। शुरू में तो अच्छा लगता है कि आप लखनऊ घुसे, आपको सब एक रंग में दिख रहा है, जो भी रंग दिख रहा है सब एक सा दिख रहा है। लेकिन यहाँ रहने वालों को सोचिए, अगर 10 साल तक एक ही रंग देखते रहेंगे तो उनको कुछ दिन बाद लगेगा जीवन में यार और कुछ तो नहीं बदल सकते, रंग तो बदल सकते हैं, यही तो एक अधिकार है आदमी के पास कि मेरे सफेद दीवारें अच्छी लग रही है, 2 साल बाद हम पीली करा लेंगे, 3 साल बाद हम नीली करा लेंगे। तो ये व्यक्ति से व्यक्ति पर निर्भर करता है।
तो मैं समझता हूँ सरकार को इन पॉइंट्स को पता नहीं ध्यान रखेंगे कि नहीं रखेंगे जी। तो ये तो फिर ऐसा लग रहा है कि एक मुद्दा बन रहा है, आने वाले समय में एक मुद्दा बन सकता है, अगर राजनीतिक दल के तौर पर कांग्रेस इसे मुद्दा बनाना चाहे कि जनता के जो अधिकार हैं, उन अधिकारों का अतिक्रमण किया जा रहा है। ओंकार जी कैसा सोच रहे हैं कि क्या जो आप कह रहे थे कि आर्थिक लोगों पर आर्थिक दबाव पड़ेगा, उन पर एक आर्थिक बोझ है और दूसरे उनके अधिकारों का अतिक्रमण है, उनकी स्वतंत्रता का अतिक्रमण है। तो क्या कांग्रेस इस तरीके से सोच रही है और क्या जनता की इस बात को उठाएंगे आप लोग? नहीं, देखिए, एक बात तो मैं स्पष्ट कर दूं, हम्म। रंग बदलने से या इस तरह की कोई भी चीज करने से कोई फर्क पड़ता नहीं है जनता पे। जी जी। मायावती जी ने बहुत सौंदर्यीकरण कराया, बहुत हाँ हाँ। जगह नीला लगवाया, लेकिन 2012 में चुनाव नहीं जीत पाई, हार गई। 2012 से 17 तक अखिलेश जी रहे, उन्होंने भी बहुत हरे रंग को करवाया और सफाई कलर लेके उन्होंने कुछ गाड़ियां वाड़ियां जो थी उस पर भी करवाया, लेकिन 17 में चुनाव हार गए। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। जनता को चाहिए विकास, विकास और विकास। अब विकास पे क्या है? विकास होगा तो गरीबी दूर होगी, विकास होगा तो स्वास्थ्य की सेवाएं बढ़िया होंगी, विकास होगा तो शिक्षा व्यवस्था अच्छी बनेगी, विकास होगा तो रोजगार लोगों को मिलेगा। तो इसलिए पहले, सबसे पहले तो आप देखिए कि आपके राज्य की, हमारे राज्य की स्थिति इतनी दयनीय है इस समय, उसको पहले आदमी ठीक करे, कानून व्यवस्था ठीक करे। कानून व्यवस्था ठीक करेगा, उन सब चीजों को करेगा, तब इसके बाद कोई चीज करनी हो तो करिए। और राजकुमार जी ने बहुत सही बात कही कि अगर एक कलर देखते देखते आदमी ऊब जाएगा और फिर कुछ दिनों के बाद उसको महसूस होगा हम कहाँ आगे फंस गए हैं, क्या है। और दूसरे देखिए, अब नई नई कॉलोनीज बन रही हैं, नए नए सोसाइटीज में डेवलपमेंट हो रहे हैं, उनका आर्किटेक्चर दूसरे स्टाइल का है। हो सकता है उस आर्किटेक्चर में वो कलर न सूट कर रहा हो जो आप और लगाने की कोशिश करें, और वो पता लगा आगे पत्थर लगा रहे हो या कोई दूसरी टाइल्स लगा रहे हो, आप कहते नहीं अब यही कलर होना चाहिए, तो इसका मतलब बाकी कलर तो फिर खत्म ही हो जाएंगे, कोई आदमी लगा ही नहीं पाएगा कहीं। तो आप एक तरह से व्यापारी को भी परेशान कर रहे हैं कि खाली एक ही कलर का वो क्या कहते हैं मैन्युफैक्चरिंग करे, बाकी और न करे। अंदर जो लगाना हो लगाएगा, बाहर के लिए तो किसी को वही नहीं कर सकता। कोई आदमी सफेद चाहता है, कोई आदमी हरा चाहता है, कोई आदमी पीला चाहता है, तो ये तो उसकी चॉइस पे छोड़ देना चाहिए। हाँ, आप ये जरूर कह सकते हैं कि आपका मकान बाहर से ऐसा होना चाहिए, पुता होना चाहिए ताकि वो गंदा न लगे, और अगर आप नहीं करेंगे तो हम पुतवाएंगे इसको और आपको पैसा चार्ज करेंगे। और तरीका यही होता है कि आप 3 साल 4 साल में जो पुराने शहर हैं उन जगहों पे आप ये काम करना चाहिए तो कर दीजिए, लेकिन जो बड़ी बड़ी कॉलोनीज नई बनी है उनको तो आप कह देंगे तो वो अपना करवा लेंगे। आपका मकान चमकना चाहिए, कलर एक करने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, और कई लोग इसका विरोध करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। नहीं तो अगर अगर लोग विरोध करते हैं तो उस विरोध को क्या कांग्रेस उनका साथ देगी? उनके नहीं, उनके इस बिल्कुल, अगर जन भावना इसके विपरीत होगी तो कांग्रेस जरूर कहेगी इस बात को, लेकिन ये तो जन भावना की बात है। देखिए, हम इसको मुद्दा नहीं बनाएंगे, मुद्दा बनाने वाला ये प्रश्न भी नहीं है। हाँ। सौंदर्यीकरण को हम समर्थन देते हैं, और उसमें बैठ के उनको बात कर लेनी चाहिए, लोगों से समझ लें क्या इसमें करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। राजकुमार जी का वो पॉइंट बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हालांकि जयपुर में आज भी पिंक सिटी कही जाती है, लेकिन जो नई कॉलोनीज बनी है वहां पर पिंक सिटी नहीं है। वो जो एक पोर्शन है वही है पिंक सिटी, बाकी सब जी जगह जी। पे नहीं है। हाँ, हाँ, जयपुर तो का तो बताते हैं कि वो जो मुख्य हिस्सा है, मुख्य बाजार है, वही हाँ केवल पिंक हाँ सिटी है, हाँ, बाकी तो बस पिंक वही है। सिटी है नहीं। तो आप उस तरह से कुछ बढ़िया करना चाहें कहीं किसी चीज में, किसी मार्केट को या किसको करने के लिए, तो वो तो आप ठीक है, आप सोचिए कर रहे हैं तो अच्छी बात है। लेकिन अब कोई घर बनवाता है बड़ी मुश्किल से, तो मकान बनवाता है, अब उस मकान में भी आप बंदिश कर दीजिए कि रंग तो आप यही लगाओगे, दूसरा नहीं लगाओगे, तो ये तो जी। नादिरशाही है। ये तो बिल्कुल एक्सेप्ट करने वाली बात नहीं। अब आपने कहा कि ये नादिरशाही है, तो अगर ये नादिरशाही है तो इस नादिरशाही के खिलाफ कितना खड़े होंगे आप लोग? अब पहले आने दीजिए, उनका आदेश आने दीजिए, फिर देखते हैं क्या कर रहे हैं वो, फिर पार्टी डिसाइड करेगी। वो तो कहेंगे साहब हम तो भगवा कलर लगवा रहे हैं, भगवा जो है ये हमारा भारतीय प्रतीक है। नहीं, हमें भगवा कलर से कोई नाराजगी नहीं है। भगवा हम्म। कलर लगवाएं चाहे कोई कलर लगवाएं, उससे हमको कोई नाराजगी नहीं।
लेकिन सवाल इस बात का है कि आप किसी को जबरदस्ती एक रंग में पूरे शहर को कैसे रंग देंगे? आपको ये जी। पोर्शन करना चाहिए, कर लीजिए। और अब उसमें विरोध भी होता है। इन्होंने लगवाने की कोशिश की थी वक्फ बोर्ड के कार्यालय को। इन्होंने जो मुस्लिम वक्फ का जो कार्यालय था उसको इन्होंने भगवा कलर में करवाने की कोशिश की थी। उस पर नहीं, रंग विरोध दिया हुआ, था, बाद में इनको फिर रंग दिया रख था, दिया था। वापस आई, फिर बाद में वापस उसको उनको करना पड़ा। तो वो सब चीजें देखिए, जब विरोध होता है तो तगड़े में होता है। तो ये सब चीजें होती हैं, लेकिन पहले आने दीजिए वो क्या फैसला लेते हैं। अगर वो लेते हैं तो ये आप समझिए कि उनके पास सोच की बहुत कमी है और वो बहुत विक्षिप्त हो चुके हैं। इस समय जो समस्याएं हैं वो दूसरी हैं। समस्याएं हैं रोजगार की, समस्याएं हैं किसान की, समस्याएं हैं कोरोना महामारी की, और आप यहाँ पर चल रहे हैं ड्राइंग रूम सजाने। तो ये तो हंसी के पात्र बनेंगे। ये करके देखें तो। अच्छा, इस बात के लिए आप कितना समर्थन देंगे कि अगर सरकार कहे कि हम अपने खर्चे से कलर करवाएंगे बिल्डिंग्स को, तो क्या कांग्रेस की तरफ से समर्थन मिलेगा सरकार की इस योजना को? देखिए, अपने खर्चे से करवाने का काम एक बार कांग्रेस सरकार में हो चुका है। मैंने आपसे बताया ना, ये क्या करेंगे, ये खर्चे से करवाएंगे, बाद में उसमें चार्ज कर लेंगे नगर निगम के टैक्स में। वो सब तो कहने की बात होती है, कहीं कहीं तो लेंगे इन लोगों से, टैक्स बढ़ा देंगे। वो आप एक कलर में किसी को जबरदस्ती बांध नहीं सकते। आप आप ये सौंदर्यीकरण का बहाना लेके आप पूरे शहर को, पूरे प्रदेश को एक कलर में नहीं बांध सकते हैं। आपको कोई एक सिस्टम तो अपनाना ही पड़ेगा जिसकी वजह से सब लोग थोड़ा सा संतुष्ट भी हो सके। अब जो आदमी आजकल आजकल मकान कितने महंगे बन रहे हैं। अब तो मकान 1-1 करोड़ 2-2 करोड़ रुपया लगा के लोग बना रहे हैं। अब 2 करोड़ रुपया लगा के बना रहे हैं और आपको दे रहे हैं हम तो इसमें यही वाला बाहर कलर लगाएंगे। तो ये तो जाती होगी ना। पता नहीं, कोई स्नोसम लगवाता है, कोई कुछ करता है, और कोई कुछ करता है अपने हैसियत के हिसाब से करता है। जो अपनी हैसियत के हिसाब से नहीं करता है वो बेचारा सस्ते में कर लेता है। अब आप उसको बांध दीजिएगा कि आपको यही कलर लगाना है। अब जो गरीब आदमी है वो कैसे लगा पाए? राजकुमार जी, जो पैसे आपका वाला क्या, है वो लगाना नहीं चाहेगा, जो गरीब है वो उसको लगा नहीं पाएगा। तो दोनों को तो आप परेशान कर रहे हैं। राजकुमार जी, आपका क्या कहना है कि क्या सरकार को ये, अगर सरकार की योजना है तो उसे ये खर्च भी खुद ही उठाना चाहिए बजाय लोगों के ऊपर ये आर्थिक बोझ डालने के? देखिए, ये खर्च उठाना चाहिए, ये तो तब आता है कि जिसके मकान पे वो करवाने जा रहे हैं उसकी मर्जी है कि नहीं। मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण है उस व्यक्ति की मर्जी जिसका घर है। यदि वो अपने मकान को उस एक पर्टिकुलर रंग में रंगवाना चाहता है या नहीं रंगवाना चाहता है। अगर रंगवाना चाहता है तो अपने पैसे से रंगवाना चाहता है या उनके उससे कलर करवाना चाहता है, ये तो बात की बात है। लेकिन कोई व्यक्ति अपना घर कैसा रंगवाएगा ये उससे जरूर पूछा जाना चाहिए, क्योंकि ये सरकारी भवन नहीं। आप सरकारी भवन कर सकते हैं, सरकार अपने हाँ, भवन उसे को आप करिए, जैसे करना हो करिए। वो उसके अधिकार में आता है। लेकिन सरकार लोगों के रंग कलर को कैसे रंगवाएगी, मैं नहीं समझता हूँ कि इसको बिना उनसे पूछे लागू होना चाहिए। क्योंकि ये कहीं ना कहीं, भले ही सरकार की मंशा ऐसी ना हो, लेकिन जब हम कोई चीज किसी के ऊपर बाइंड्री कर देते हैं, बाध्य कर देते हैं उसको, तो ये आगे जाकर एक डेमोक्रेटिक परिभाषा से दूर हटती है कि हम बाध्य कर रहे हैं आप अपना घर ऐसे रंग में करिए। बिल्कुल तो ठीक इसको बात। देखना पड़ेगा। और नहीं, अगर वो तो वही हो आप गया। राजकुमार जी, आप जैसे मार्केट है, मार्केट को आप सौंदर्यीकरण कर सकते हैं, एक हाँ, कलम में कर सकते हैं कि भाई ये हजरतगंज का कलर, ये अमीनाबाद का कलर है, ये जनपद का कलर है, वो तो आप कर सकते हैं। लेकिन किसी के मकान पर आप जबरदस्ती घुस जाए, कहे कि नहीं हम तो ऐसे रंग में लगाएंगे, आपको यही करना पड़ेगा, ये तो जाती। क्योंकि हमें, अब आप एक बगीचे में आप जाएंगे और सब कल को ये हो जाए कि सारे बाग जो है सिर्फ लाल रंग के फूल होंगे, तो हमें प्रकृति से भी सीखना चाहिए ना। हम हाँ, लोग क्या है, विविधता, पार्ट ऑफ बिल्कुल। प्रकृति है ना, जी, जी। नेचर का जो पार्ट है। कि अब यही आ जाना किसी के मन में आ जाए कि सारे सरकारी जितने भी पार्क हैं यहाँ लखनऊ से लेके प्रयागराज तक और बनारस तक, सब में हम गुलाब उगाएंगे, तो क्यों आदमी फेडअप नहीं हो जाएगा गुलाब देख देख के? भाई प्रकृति ने जो दिया है, कुछ पीले भी हो, लाल भी हो, हरे भी हो, सफेद भी हो, बिल्कुल कहीं ठीक आपको बात। खराब लगते हैं वो रंग? किसी किसी बगीचे में जाते हैं, अलग अलग रंग दिखते हैं, तो किसी को खराब तो नहीं लगते वो रंग? बिल्कुल, बिल्कुल। वो कहा है ना कि अति का भला ना बोलना, अति की भली ना चूक। किसी भी चीज़ की अति अच्छी नहीं है। अगर सारे रंग आपने कहा कि गुलाब ही हो जाएँगे तो फिर अच्छा नहीं लगेगा। थोड़े दूसरे वैरायटी भी होनी चाहिए। बिल्कुल, आपने ठीक कहा। और मुझे इसी पर याद आता है कि चुनाव आयोग ने राजनीतिक दलों को रोका कि आप मकान मालिक की मर्ज़ी के बगैर उसकी दीवार पर वॉल राइटिंग नहीं कर सकते हैं।
अनुमति लेनी होगी, पोस्टर लगाने के लिए अनुमति लेनी पड़ेगी। तो ऐसे में सरकार ये कदम क्यों उठा रही है? सरकार का ये फैसला मुझे अखिलेश जी, मुझे लग रहा है सरकार का कदम इसलिए है कि उनका ये मानना है कि इससे थोड़ा सा सुंदरता बढ़ जाएगी, इससे थोड़ी सी साफ सफाई बढ़ जाएगी, और ये ठीक भी है। हर सरकार चाहती है कि उसके शहर, उसका प्रदेश सुंदर लगे, साफ सुथरा लगे, लेकिन उनको सफाई पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। और जो सीवर है, जल भराव है, आप देखिए कितना भी बड़ा शहर हो, लखनऊ से लेकर दूसरे, बारिश के दिनों में आप देखिए सब जगह जल भराव हो जाता है, कीचड़ हो जाता है, साफ सफाई पर बिजली के तार लटके रहते हैं। तो जब अगर आपके कॉलोनियों में जाइए तो पता चला खंभों पे तार लटके हुए हैं, तो पूरा सौंदर्य तो आपको वहीं बिगड़ गया। सबसे पहले सरकार को बिजली के तार अंडरग्राउंड करने के बारे में, टेलीफोन के जो तार है उनको ठीक करने के बारे में सोचे, फिर नाली खड़ंजा इसको सोचे। आप देखिए 90% तो खूबसूरती वहीं से आ जाएगी शहर की, कि कितना बढ़िया। अगर आप विदेशों के नगर देखते हैं या लखनऊ में ही अगर आप गोमती नगर के कुछ हिस्से देखें तो नई नई लाइट्स उन्होंने लगाई हुई है, कितनी खूबसूरत दिखती है। जनेश्वर मिश्रा पार्क के आसपास आप देखिए, वही पुराने लखनऊ देख लीजिए तो अभी तार लटके दिखेंगे आपको। तो पहले तो सरकार को जो करना है उस पर ध्यान देना चाहिए पहले, उससे ही खूबसूरती तो उसी से बढ़ जाएगी। जैसे ही शहर साफ सुथरा हो जाएगा, जो तारों का जाल है ये हट जाएगा, 50 और चीजें हैं वो सही दुरुस्त हो जाएंगी। तो अब ये नीति निर्धारक लोग क्या करते हैं, वहां जाके कैसे तैयारी करते हैं, क्या प्लानिंग करते हैं, तो भगवान मालिक है जी। ठीक बात कह रहे हैं आप कि सरकार को सबसे पहले विकास के बारे में सोचना चाहिए। और जैसी कि आशंका जताई जा रही है कि ये सरकार का इसके पीछे कोई राजनीतिक हित हो सकता है, राजनीतिक एजेंडा हो जा सकता है। अब आने वाले समय में जब ये आदेश बाहर आएगा और ये लोगों पर बाध्यकारी होगा, लागू होगा, तब स्थितियां और स्पष्ट होंगी। लेकिन इस चर्चा का एक निष्कर्ष यही है कि सरकार को इस तरीके के आदेश थोपने नहीं चाहिए लोगों पर, क्योंकि लोगों की ये स्वतंत्रता है कि वो अपने घर का रंग कैसा रखें। सरकार को शहर को सुंदर और साफ-सुथरा और अच्छा बनाने के लिए वहाँ पर नागरिक सुविधाओं का विकास करना चाहिए, ना कि रंगों की राजनीति करनी चाहिए। आप सबका इस परिचर्चा में हिस्सा लेने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। अगली बार हम किसी और चर्चा में आप सबके साथ मिलेंगे। नमस्कार।